हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर हमारे पास 8 होने वाला है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो गैलीलियन रूपांतर में जो केस डिस्कस किए थे उनमें जो पहला केस कौन सा था, स्थिति का रूपांतर, इसके बारे में आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दूं मैं आपको कि स्थिति का रूपांतर पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर हमारे सिलेबस में दो केस दे रखे हैं। दो केस कौन कौन से कि जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपादित है और जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपादित नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला केस डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरा केस डिस्कस करेंगे। अब आप मैंने क्वेश्चन आया होगा कि पहले सर संपादित का मतलब क्या होता है ये बता दो आप। तो देखो, संपादित का मतलब ये होता है कि पहली जैसे लाइन आपने क्लास 10 में पढ़ा, संपादित लाइन पढ़ रही है, मतलब क्या होता है कि एक लाइन आपकी ये है, ठीक है, ये लाइन 1 है और सेम दूसरी लाइन भी इसी के सेम टू सेम ऐसे किसी ऊपर रखी हो, तब वो दूसरी लाइन भी यही रखी हो, मतलब आपको दिख तो एक ही रही है बट पहली लाइन के ऊपर जस्ट सेम टू सेम ऊपर दूसरी लाइन रख दी, तब ये दोनों लाइनें क्या कहलाती है, संपादित कहलाती है। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, निर्देश तंत्र संपादित का मतलब क्या है कि मान के चलो, देखो इसकी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, बीएससी एग्जाम है, ठीक है ना। मैं यहाँ थ्योरी नहीं लिखूंगा, थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज मैं जो बोल रहा हूँ आप उससे थ्योरी बना सकते हैं। फिलहाल कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। देखो, तो मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई निर्देश तंत्र, पहले देखो कैसे हो, मैंने रफ डायग्राम बना रखा है, अब इसको मैं डिटेल फिल करता हूँ, समझना। तो आप कैसे लिखोगे, माना कोई निर्देश तंत्र हमारे पास क्या है, एस कोई निर्देश तंत्र है। इस निर्देश तंत्र में ये तो हो गया इसका क्या, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई वाई एक्सिस, और ये क्या हो गई जेड एक्सिस हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा क्या है, कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है जो देख रहा है। अब मान लो ये निर्देश तंत्र है, ये भूल जाओ, पहले बीच का ये वाला कुछ नहीं है, थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि ये निर्देश तंत्र और ये लाइन है ना, यहाँ पे कोई पार्टिकल पी है। अब देखो, पी पार्टिकल के लिए एस निर्देश तंत्र में जो है ना, वो निर्देशांक क्या है, वो एक्स वाई और जेड है, ठीक है, समझ में आया। और ये ओ से पी जा रहा है ना, ये क्या है, एस निर्देश तंत्र के लिए स्थिति सदिश है, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, आर वेक्टर दे दिया, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दी देना क्या कि निर्देश तंत्र एस के लिए, अगर निर्देश एस के लिए बात करें तो स्थिति सदिश क्या आ रहा है हमारे पास, स्थिति सदिश जो क्या आएगा हमारे पास, ओपी वेक्टर। देखो ओपी है ना एस के लिए, वो क्या हो जाएगा हमारे पास भैया, आर वेक्टर के बराबर होगा। और हम जानते हैं आर वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको तो इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही देखो, हमने कंडीशन क्या लिया कि भैया निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती है, मतलब कि इसे मैं कह रहा हूँ पहले थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना आप, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, सपोज करें कुछ नहीं है, यानी पहला जब टी बराबर 0 समय था, टी बराबर 0 समय पर यही मेरा निर्देश तंत्र ऐसे है और यही मेरा निर्देश तंत्र ऐसे डैश भी है, मतलब दोनों, जिस जैसे लाइन वाला कंसेप्ट बताया था ना कि दो लाइनें ऐसे रखी हुई है, वैसे ही भैया पहला निर्देश तंत्र आपको ये दिख रहा है, ऐसे टी बराबर 0 समय पर भैया दूसरा भी इसी के ऊपर हो, तब उन्हें क्या कहेंगे हम, संपादित निर्देश तंत्र कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब मान के चलो कि टी बराबर टी समय पर, मान चला कि टी बराबर टी समय पर जो निर्देश तंत्र है ना, ये एस डैश से, ये वी वेग से गति करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। मान सकते हैं कि टी बराबर टी समय पर कहाँ पहुंच गया, यहाँ, किस वेग से गति करता हुआ, वी वेग से गति करता हुआ पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए भैया ये क्या हो गया निर्देश तंत्र हमारे पास, एस डैश की बात करें तो इसके लिए ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश और ये क्या हो गया हमारे पास, जेड डैश हो जाएगा, ठीक है। अब वही बात करते हैं, यहाँ भी प्रेक्षक जो है वो यहाँ पे ओ डैश मान ले, ठीक है। अब बात करते हैं इसी कण पी के लिए, भाई पहले यहाँ इसके लिए देखो, इससे कण पी के लिए निर्देशांक क्या थे, ये थे। अब इस निर्देश तंत्र से टी बराबर टी समय पर, ठीक है ना, इस निर्देश तंत्र से इस कण के लिए निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हो जाएंगे, क्योंकि डैश है, ठीक है। और यहाँ हमने स्थिति सदिश क्या माना था, आर वेक्टर माना था, तो यहाँ स्थिति सदिश क्या मान लोगे आप, आर डैश वेक्टर मान लोगे, ठीक है, मान लोगे यहाँ पे। तो आप लिख देना यहाँ पे क्या लिखोगे कि निर्देश तंत्र, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देना, आप कहीं भी लिख देना कि निर्देश तंत्र एस डैश के लिए स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या हो जाएगा हमारे पास भैया, ओ डैश पी वेक्टर, क्या आ जाएगा, ओ डैश पी वेक्टर, वो बराबर किसके आएगा हमारे पास, आएगा आर डैश वेक्टर के आएगा। अब आर डैश वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं भैया, एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप लिख सकते हैं इनको, बिल्कुल। इसे दे इक्वेशन नंबर 1। यानी हमने क्या सीखा अभी तक, देखो कि एक निर्देश तंत्र था भैया टी बराबर टी समय पर, ये यही था, ये है बिल्कुल इस पॉइंट पर, लेकिन टी बराबर 0 समय पर यहाँ था, और टी बराबर टी समय पर क्या है, वी वेग से गति करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया, एक नियत वेग वी से गति करता हुआ। ध्यान रखना, ये नियत वेग वी से किस तरीके से गति कर रहा है कि ये वाला एक्स डैश है ना, इस एक्स के पैरेलल है, ये वाला वाई डैश इस y के पैरेलल है, और ये वाला z डैश है ना जो z के पैरेलल है, इस तरीके से गति कर रहा है। तो हमने निकाल लिया क्या, निर्देश तंत्र s के लिए स्थिति सदिश क्या निकाला, हमारे पास r वेक्टर आ गया, और निर्देश तंत्र s डैश के लिए स्थिति सदिश निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ये वाली दूरी। तो देखो
अब हम जानते हैं, यहाँ देखो इस वाली दूरी को कैसे निकालोगे, अब ये ओ डैश क्या है वो कैसे निकालोगे, उसके लिए हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं क्या कि टी बराबर टी समय पर, टी बराबर टी समय पर, टी बराबर टी समय पर, ठीक है, टी बराबर टी समय पर निर्देश तंत्र एस डैश वी वेग से क्या करता है भैया, गति करता है। और हमें क्या निकालना है, ओ डैश, ये दूरी निकाल लिए तो हम ले लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है आपका, होता है दूरी बटा चाल होता है। अब समय टी बराबर टी पर समय कितना है टी, दूरी कितनी है हमारी, दूरी हमारी है ओ डैश, ओ डैश दूरी हो गई, और चाल कितनी है, चाल हमारे पास क्या आ गई वी वेग आ गया। तो यहाँ से ओ डैश की वैल्यू क्या आई हमारे पास वी टी, और वी क्या है हमारे पास वेक्टर रहेगा, यह आ गई इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, अब वी और टी और वी के ऊपर आ जाएगा डैश। ये समझ में आ गया वी टी कैसे आया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्थिति का रूपांतरण। निकालना क्या है, स्थिति का रूपांतरण, मतलब हमें ये देखना है मतलब हमें ये देखना है कि भैया नए वाले निर्देश तंत्र में जो आर डैश आया ना वो पुराने वाले आर से किस तरीके से रिलेट करना है, यानी कुल मिला के हमें आर डैश की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, अगर ढंग से देखा जाए तो ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला भी इधर जा रहा है, तो ये एक तरीके से क्या बन गया, ओ डैश पी त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज का सदिश योग के नियम का प्रयोग हम इसमें करने वाले हैं। तो देखो अब आगे हम यहाँ लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ओ डैश पी में, ओ डैश ओ पी में, तो सदिश योग के नियम से क्या कहलाता है कि भैया ये वाला कौन कौन सा, ओ डैश प्लस होगा किस में, ओ डैश पी में, ओ डैश पी में वेक्टर लगा लेना आप, ठीक है ना, बराबर होगा किसके, ओपी वेक्टर के, ये आपको पता ही है, ओपी वेक्टर के बराबर होगा त्रिभुज के सदिश योग के नियम से। अगर ओ डैश की वैल्यू की बात करूँ तो समीकरण नंबर 3 से क्या आ रही है, इसकी वैल्यू वी टी आ रही है, रखो यहाँ पे वी वेक्टर टी। अब ओ डैश पी की बात करें, ओ डैश पी ये समीकरण नंबर 2 से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आर डैश वेक्टर, ठीक है। इसके बाद बात करें ओपी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर वेक्टर निकाल लिया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, आर डैश की, आर डैश वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, आर वेक्टर माइनस करोगे क्या, वी टी वेक्टर, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो समीकरण नंबर 4 आ गया, तो ये समीकरण नंबर 4 ही हमारे पास क्या कहलाता है, समीकरण नंबर 4 कण के स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। देखो समीकरण नंबर 4 ही वो समीकरण जो हमें चाहिए था, ठीक है ना। अब यहाँ बात करें, ये तो हमारे पास आ गया, कई बार क्या करते हैं, अब देखो फ्रॉम, मैं थोड़ा देख रहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर देखो 1 से हम जानते हैं आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप के बराबर होती है। इक्वेशन नंबर 1 से आप बताइए। इक्वेशन नंबर अगर आप 2 देखोगे, ये रही 2, तो 2 से हमें पता है कि आर डैश की वैल्यू कितनी होती है, आर डैश है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू होती है एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप के बराबर होती है। अब मान के चलो अब वी क्या है, वेग है, और हम जानते हैं एक और हम जानते हैं वी क्या है, वेग, और हम जानते हैं वेग का घटक करें तो एक्स एक्स क्या होता है, वी एक्स आई कैप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी वाई जे कैप, और इसको लिख सकते हैं क्या, वी जेड के कैप। यानी हम क्या कर रहे हैं भैया, इनको ये आर के आगे एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट में व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 4 से अगर ये वाली वैल्यू उठा के पुट करो तो आर डैश की जगह तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप आ गया, ये तो लो बराबर। यहाँ आर की जगह बात करें तो आर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप आ गया, माइनस वी टी, वी की जगह क्या है भैया, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप आएगा, और साथ में देखो टी भी तो है, टी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और सोल्व करते तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप और जेड डैश आ गया के कैप बराबर। यहाँ सोल्व करो, देखो आई आई दोनों में कॉमन है, तो एक्स माइनस वी एक्स टी आई कैप आ गया, भाई आई आई है ना, तो आई आ गया। अब ऐसे ही प्लस कर, वाई माइनस करोगे क्या आ जाएगा, वी वाई टी आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, माइनस वी वाई टी, और ये कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, जे कैप कॉमन आ गया। ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड माइनस वी जेड टी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, क्या आ गया, के कैप आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो हम लिखेंगे कि अगर मैं आई कैप, जे कैप व जेड के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर
तो देखो तुलना करोगे तो यहाँ से एक्स डैश आई कैप का गुणांक क्या है, हमारे पास आ जाएगा एक्स डैश, और यहाँ पे आई कैप का गुणांक क्या है, एक्स माइनस वी एक्स टी आ गया। ऐसे यहाँ जे कैप का गुणांक क्या है, वाई डैश आ गया, और यहाँ जे कैप का गुणांक क्या है हमारे पास, वाई माइनस वी वाई टी आ गया। के कैप का गुणांक क्या है यहाँ पे, जेड डैश, और हमारे पास के कैप का गुणांक यहाँ क्या है, जेड माइनस वी जेड टी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं भैया, ये भी कण के निर्देशांकों को क्या कहलाते हैं, गैलीलियन रूपांतर कहलाते हैं। ये हमारे पास आर के फॉर्म में है, और अगर आर को हटा के आप सिर्फ एक्स एक्स के अनुदिश देखना चाहो तो ये हमारे पास एक्स एक्स के अनुदिश हो जाएगा, वाई एक्स के अनुदिश, जेड एक्स के अनुदिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कण के स्थिति के गैलीलियन रूपांतर समीकरण आ गए। कब आए, जब भैया दोनों निर्देशांक प्रारंभ में संपाति, संपाति का मतलब समझ गए कि दोनों निर्देशांक एक बिंदु से ही स्टार्ट हुए थे। अब हम क्या करेंगे, ये वाली केस डिस्कस करेंगे। देखिए आगे, तो देखिए हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि जब दोनों निर्देशांक प्रारंभ में संपाति नहीं हो। संपाति नहीं होगा मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो अब कैसे समझ में आएगा। अब मान चलो ये निर्देशांक हमारा एक्स है, एस है, ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका एक्स, ये क्या हो गया वाई, और ये क्या हो गया इसका जेड हो गया। ठीक है ना। अब देखो संपाति वाले में क्या था कि जो एस डे निर्देशांक था वो बिल्कुल यहीं रखा हुआ था। ठीक है ना, संपाति वाले में हमें प्रीवियस ऑर्डर कराना, संपाति वाले में क्या था कि ये जो एस डैश था ना वो बिल्कुल इसके ऊपर रखा था टी बराबर 0 पर। ठीक है ना, और टी बराबर टी पर वो यहाँ पहुंचा था, लेकिन संपाति नहीं है, तो अब भैया टी बराबर 0 पर ये निर्देश तंत्र यहाँ रखा हुआ है, ध्यान रखना। समझ में आया, संपाति में क्या था कि टी बराबर 0 पर ये यहाँ था, और टी बराबर टी पर ये यहाँ था। अब यहाँ क्या होगा कि t बराबर 0 पर है ना भैया निर्देश तंत्र यहाँ रखा हुआ है, मतलब s तो यहाँ रखा हुआ है, और t बराबर 0 पर जो s डैश है ना वो इससे एक निश्चित दूरी, मान के चलो मैंने इसको नाम क्या दे दिया, r नोट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। भैया समझ में आ गया कि मान चलो ये मेरा निर्देशन s है, तो दूसरा वाला भैया यहाँ रखा हुआ है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर नोट है, मतलब एक फिक्स दूरी पर स्थित है टी बराबर 0 समय पर ही, और वहां क्या था टी बराबर 0 समय पर दोनों एक दूसरे के ऊपर स्थित है। समझ में आ गया। तो हम क्या बात करते हैं, संपाति नहीं है। संपाति नहीं है का मतलब क्या है कि यहाँ जो निर्देश तंत्र होगा ना भैया वो हमारे पास पहला कुछ डिस्टेंस पे स्थित होगा। अब होगा क्या, बात करते हैं। यहाँ हमारे पास बात करें पार्टिकल पी हमारे पास यहाँ है, पहले बात करते हैं। तो पार्टिकल पी का यहाँ से बात करें तो स्थिति सदिश हमारे पास क्या हो जाएगा, वही स्थिति हमारे यहाँ से देखो ठीक ठीक यहाँ मिलेगा डायग्राम। ठीक है ना, थोड़ा डायग्राम में ध्यान रखना आप, यहाँ है थोड़ा सा लाइन ऐसे हो गई है। स्थिति से मान दो, अब सुनना ध्यान से कि एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु पी का स्थिति सदिश क्या है हमारे पास, आर वेक्टर है। समझ में आया, और ये इस तरह जा रहा है, लिखते चलो क्योंकि अब था ना थोड़ा थोड़ा, यानी मैं सीधा लिख रहा हूँ क्या कि एस निर्देश तंत्र में जो होगा हमारे पास क्या है, स्थिति सदिश क्या है, स्थिति सदिश जो है वो क्या है भैया, ओपी है, ओपी वेक्टर है जो बराबर हमारे पास किसके है, आर वेक्टर के है। पहली चीज क्लियर हो गई, ओके। अब बात करते हैं, अगर इसे ओ तो मैं इसे ओ डैश मान लेता हूँ, तो ओ तथा जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ डायग्राम से, ओ डैश की डिस्टेंस बात करें तो वो क्या है भैया हमारे पास एक आर नोट डिस्टेंस, ये फिक्स है बिल्कुल हमारे पास, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तो स्थित है। अब हम मान चलते हैं कि भाई टी बराबर 0 पर तो यहाँ है, अब टी बराबर टी टाइम पर ये गति वी वेग से गति करता हो यहाँ तक पहुँच गया, पहुँच सकता है, तो इसको नाम दे दिए क्या, एस नोट डैश दे देता हूँ मैं। इसके लिए बात करते तो क्या हो जाएगा, इसे एक्स डैश मान लो, तो ये जेड डैश, ये हमारे क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा। इसे आप मान लो कि क्या एक्स नोट डैश मान लो, इसे जेड नोट डैश मान लेना, ये हो जाएगा वाई नोट डैश हो जाएगा। ठीक है, वो तो आप बताइए। अब देखो करना क्या है, वापस देखो कन्फ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी कि टी बराबर 0 पर ये वाला पहले यहाँ था, अब टी बराबर टी टाइम पर वी वेग से गति करता हुआ यहाँ पहुँच चुका है, बस ये समझने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पे मान लो आप ओ नोट मैंने ये मान लिया। ठीक है, यहाँ पहुँच चुका है, तब यहाँ से यहाँ तक कण पी का एस नोट डैश निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश हमने क्या मान लिया भैया, वो हमने मान लिया आर डैश, हमें यही चाहिए। ओके, अब वही हमारे, अब यहाँ की अगर अब दूरी निकाला जाए तो वो कैसे निकालोगे भैया, वही कंसेप्ट है कि टी बराबर टी टाइप पर यहाँ पहुँच गया, वेलोसिटी क्या है वी, तो समय बराबर दूरी बट्टे 4 से ये क्या जाएगी हमारे पास वी टी, जैसा मैंने अभी पहले निकाला था। समझ में आया या नहीं, बस कंसेप्ट इतना सा, ये दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे ये वाला पहले यहाँ था और टी बराबर टी पर यहाँ पहुँचा था, और यहाँ क्या है कि टी बराबर 0 पर ये ऑलरेडी यहाँ है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँचा है। ठीक है, वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि एस के लिए तो भैया स्थिति क्या है आर, ये हमारे पास है, और एस नोट डैश के लिए हमारे पास क्या है, ये वाली दूरी पे फिक्स पे ये स्थित है, और ये क्या हमारे पास आ गया वी टी आ गया, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर डैश। तो ढंग से देखोगे तो ये ओ पी और ये ओ और ये डैश त्रिभुज ऐसे बन गया, एक ये पूरा बन गया, ये और ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस वाले त्रिभुज को हम लगाए, तो त्रिभुज में नाम देता हूँ इसका त्रिभुज, या आप लिख सकते हो सीधा क्या, सदिश योग
नियम से, सदिशों के नियम से। अब देखो डायग्राम आपको नहीं दिख रहा लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया। सदिशों के नियम से मैं बता देता हूँ क्या होगा कि OP यानी कि OP वेक्टर, ठीक है। OP ये वाला तो देखो या तो ऐसे कर लो, ये वाला इन सभी के बराबर हो जाएगा, या आप उल्टा चल सकते हो कि इसका सम, यानी यहाँ से आ जाएगा O डैश, O डैश, यानी बिल्कुल सही है, वेक्टर प्लस उसके बाद क्या होगे भैया O डैश O नोट डैश, ये वाला आ गया। उसके बाद क्या हो गया, आप यहाँ पे आ जाओगे, सदिशों के नियम से हो जाता ही, ये आ जाएगा आपका O नोट डैश P आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये सारे मिलके बराबर आएंगे इसके, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। OP की वैल्यू हमारे पास क्या है, OP की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है, R वेक्टर आ गई। O डैश की वैल्यू क्या है, O डैश की वैल्यू यही तो है, R नोट हमारे पास आ गया, R नोट आ गया, प्लस O डैश O नोट O डैश, यानी ये वाली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, V और T आ गई। प्लस इसकी बात करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आ गई R डैश, ये आ गई। हमें निकालना क्या है भैया, R डैश निकालना है, तो R डैश हमारे पास ये आ गया। R डैश को रखो इधर, इसको इधर भेजोगे तो आ जाएगा R माइनस R नोट प्लस VT, और ये हमारे पास क्या आ गया, गैलिलियो समीकरण। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हो। इसके अलावा एक बार वीडियो को फिर से देखना, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है, बस इसके अंदर आप कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, बस कुल मिला के कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण किस तरीके से होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो आपको 100% समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।